उतरेगी रोहित की ब्रिगेड। दोपहर 3 बजे शुरू होगा मैच। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनाज त्यागी। नमस्कार, मैं हूं अनुराग और ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। और आज हम एक इतिहास रचने जा रहे हैं, उसके बेहद करीब हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 11:50 यानी कि आपसे ठीक 50 मिनट बाद सूरज के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हम अपनी तरफ से आदित्य L1 को भेजेंगे। वही सूरज जिसको समझना आसान नहीं, क्योंकि सूरज की तपिश इतनी ज्यादा है जितनी कि 100 बिलियन टन डायनामाइट के विस्फोट से पैदा हुई गर्मी। तो इस सबके बीच में सवाल यह है कि भाई, जिस सूरज के पास तक कोई नहीं फटा सकता, वहां आखिर कैसे हमारा आदित्य L1 सूरज के करीब पहुंचेगा और काम भी करेगा? जी हां, किन हालातों का सामना करेगा और कौन सा राज सूरज का खोलेगा? इस तरीके के तमाम सवाल हर किसी के जहन में हैं। जिस तरह चंद्रमा कूल है, उस तरह सूर्य तो कतई नहीं, और इसका अंदाजा आपको धरती पर बैठे बैठे ही लग जाता होगा। पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर होते हुए भी सूर्य की इतनी तपिश होती है कि वो धरती वालों को झुलसा देती है। जरा सोचिए, सूर्य की सतह के करीब जाना तो दूर, उसके आसपास भटकना भी नामुमकिन है। इसलिए सूरज के आउटर पार्ट यानी कोरोना ही धरती के वैज्ञानिकों के लिए मुफीद जगह होती है। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। एक अनुमान के मुताबिक सूरज के केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक है, जिसके आगे सैकड़ों हाइड्रोजन बम के बराबर ऊर्जा भी कम है। नासा के मुताबिक 100 बिलियन टन डायनामाइट के विस्फोट से जितनी गर्मी पैदा होती है, ये तापमान उसके बराबर है। सूरज की सतह से ऊपर फोटोस्फीयर का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस यानी 10,000 फ़ारेनहाइट। सूरज का आउटर पार्ट कोरोना सूर्य की सतह से भी ज्यादा गर्म होता है, करीब 17 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट। जाहिर है, सूर्य की सतह या फिर उसके आउटर पार्ट कोरोना तक भी किसी स्पेस क्राफ्ट के लिए जाना मुमकिन नहीं, क्योंकि इंसानों के पास ऐसा कुछ भी नहीं जो सूरज के आउटर पार्ट वाली गर्मी की तपिश को झेल पाए। ऐसे में कोई भी स्पेस क्राफ्ट वहाँ फटक भी नहीं सकता। इसलिए आदित्य L1 को एक निश्चित दूरी पर रखा जाएगा। आदित्य L1 को इस तरह बनाया गया है कि वो सूर्य की इतनी गर्मी झेल पाए जितनी कि वो बर्दाश्त कर सके, यानी सूर्य के ताप से नष्ट नहीं हो। ये लैग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं, जो L1 है, वहाँ धरती और सूर्य की ग्रेविटी बराबर हो जाते हैं, तो ग्रेविटी जीरो हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो जीरो हो जाती है। तो उसको हेलो ऑर्बिट बोलते हैं। तो जनरली जो सैटेलाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट के पीछे घूमते हैं, किसी द्वारा घूमते हैं। जैसे चंद्रमा सूर्य धरती के इर्द गिर्द घूमता है, धरती सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। प्लैनेट भी नहीं है, सन भी नहीं है, स्टार भी नहीं है, परंतु एक L1 पॉइंट है, उसके इर्द गिर्द घूमेगा। तो ये एक सर्कल जो है 178 डेज में पूरा करेगा। तो उससे एडवांटेज ये है कि हम सन को 24 घंटे दिन में देख सकते हैं। आदित्य L1 को PSLV XL रॉकेट ले जाएगा, जिसका नंबर है PSLV C57। आदित्य L1 अपनी यात्रा की शुरुआत पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट से करेगा। PSLV XL रॉकेट उसे श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से उड़ाकर पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट तक छोड़ देगा। इसके बाद वो धरती के गुरुत्वाकर्षण यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर आएगा। ये फेज काफी मुश्किलों भरा है और उसे बाहर निकलने का मतलब है कि आदित्य L1 का आधा मिशन पूरा हो जाएगा। फिर शुरू होगी क्रूज फेज। इसके बाद आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में एंटर करेगा। यहीं पर L1 पॉइंट होता है। यहाँ पर आदित्य L1 की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो वो सूरज की तरफ चल पड़ेगा और जलकर खत्म हो जाएगा। आइए आपको समझाते हैं कि L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट क्या है। यहाँ पर चक्कर लगाकर आदित्य L1 अपना मिशन पूरा करेगा, यानी सूर्य का अध्ययन करेगा। जिस तरह पृथ्वी की ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, ठीक उसी तरह सूरज की भी अपनी ग्रेविटी है। अंतरिक्ष में पृथ्वी और सूरज की ग्रेविटी आपस में टकराती है। पृथ्वी की ग्रेविटी खत्म होते ही सूरज की ग्रेविटी शुरू हो जाती है। इसके बीच के पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। धरती और सूरज के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं, जिसे हम L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से जानते हैं। जिस तरह दो देशों के बॉर्डर पर नो मेंस लैंड कहा जाता है, उसी तरह पृथ्वी और सूरज के बीच की ग्रेविटी पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। इनमें से एक L1 पॉइंट पर अपना आदित्य L1 ठिकाना बनाएगा।
ये लैंग्रेज पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है, जबकि सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है, यानी वो सूरज से 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर है। 15 लाख किलोमीटर की दूरी पूरा करने में भी 127 दिन लगेंगे। इसके बाद इसमें लगे पेलोड सूरज का अध्ययन शुरू करेंगे। आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड लेकर जाएगा। इनमें से 4 पेलोड सूर्य का अध्ययन करेंगे, जबकि 3 पेलोड L1 पर पार्टिकल्स और फील्ड्स का इन सीटू अध्ययन करेंगे। ये पेलोड कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर, फ्लेयर एक्टिविटीज, मौसम की गतिशीलता, कणों का अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 देश का पहला अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी स्पेसक्राफ्ट है। इससे पहले नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने भी सूरज के कोरोना को टच किया था। नासा का मिशन पार्कर सोलर प्रोब सूरज के चारों तरफ 26 बार चक्कर काट चुका है। भारत से पहले दुनिया के 3 देश सूरज पर मिशन भेज चुके हैं। इनमें अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैं। तीनों देशों ने करीब 22 बार सूरज के लिए स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं, लेकिन सिर्फ एक बार ही इसमें कामयाबी मिली है। इसलिए भी पूरी दुनिया भर की निगाहें आदित्य L1 पर टिकी हैं। चंद्रयान 3 की तरह ही आदित्य L1 की उड़ान में इसरो की विश्वसनीयता की फुल प्रूफ गारंटी शामिल है। टीम न्यूज नेशन। और इसे ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनने के लिए न्यूज नेशन की टीम जो है अपने पूरे एक्सपर्ट पैनल के साथ और ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर्स के साथ मौजूद है। मेरे सहयोगी यासिर जो है इस वक्त श्रीहरिकोटा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यासिर, अब कुछ ही देर का इंतजार है, लाइव तस्वीरें आ रही हैं, लास्ट मिनट चेक्स जो है वो किए जा रहे हैं। क्या इस वक्त कल्चर है, क्योंकि हम अपनी स्क्रीन पर जो है कुछ डेटा देख पा रहे हैं और लॉन्चिंग पैड की तस्वीरें जो है वो यहां देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उल्टी गिनती कल ही देखिए जारी हो गई थी और अब जो है लास्ट मोमेंट है। आपको मैं दिखाना चाहूँ यहाँ पे जो स्क्रीन पर जो डेटा दिया गया ये चेक किया जा रहा है कि जो सारे कमांड्स दी जानी है, जो एक पूरा सिस्टम जो होता है लॉन्च करने का रॉकेट, तो उसके लिए जो कमांड्स ये थी उनको देखा जा रहा है। यहाँ पर जो डेटा दिया गया है इस प्रोग्राम के लिए क्या वो सही है, आप तस्वीरें देख सकते हैं, सब कुछ रेडी है। ठीक 11:50 पर जो है यहाँ बेस सेंटर से जो है कमांड दी जाएगी और उसके बाद जो है इग्निशन शुरू होगा और इग्निशन के कुछ ही देर बाद हम देखेंगे कि रॉकेट जो है PSLV C-57 वो टेक ऑफ यहाँ से करेगा। आप देखेंगे रॉकेट के ऊपर के हिस्से में जो है आदित्य L1 लगा हुआ है और रॉकेट का जो आज का सफर है 73 मिनट का ये सफर है, जिसमें से 63 मिनट के बाद जो है रॉकेट से अलग होगा आदित्य L1 उपग्रह जो है और फिर वो पृथ्वी की कक्षा में उसे स्थापित किया जाएगा। तमाम जो है पैरामीटर्स वो यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं क्योंकि लास्ट मिनट है, कुछ ही देर बाद जो है लॉन्चिंग की शुरुआत होने वाली है। तो आपने देखा है कि किस तरह से लॉन्चिंग यहाँ पे होती है। पूरा एक जो है टीम जो होती है, मिशन डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वो तमाम बैठती है की टीम। तो हर एक वैज्ञानिक एक सिस्टम होता है, वो अपना अपना जो पैरामीटर है वो लगातार उसको चेक करता है कि वो ठीक है, वो पैरामीटर जिस तरह से उसको एग्जीक्यूट होना है, जो कमांड्स दी गई है वो क्या उसी तरह वहां पे पहुंच रही है वो कमांड्स। और हर एक जो यहाँ पर वैज्ञानिक बैठा है वो जो सिग्नल यस देता है, उसके बाद वो मिशन डायरेक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पास जाती है वो सिग्नल। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर फिर आगे एंटर बटन दबाएगा 11:50 पर और हम देखेंगे कि लॉन्च कैसे होगा। अगर आगे लॉन्च की बात करें तो PSLV जो है सबसे विश्वसनीय रॉकेट है इसरो का। अभी तक जो है 59 फ्लाइट्स इसने ली है, जिसमें से 57 जो है सक्सेसफुल रही है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का रॉकेट ये है। सबसे पावरफुल रॉकेट माना जाता है ये एक, और सबसे विश्वसनीय भी। और आज के अगर हम रॉकेट की बात करें PSLV C-57 की, तो 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगे हुए हैं। 4 स्टेजेस में जो है आज का सफर होगा। शुरुआती जो है सॉलिड फ्यूल पर होगा, उसके बाद लिक्विड फ्यूल, फिर से सॉलिड फ्यूल और फिर आखिरी स्टेज जो है वो फिर से लिक्विड फ्यूल पर होगा। तो 4 स्टेज का आज का जो है मिशन है। आप देख सकते हैं लॉन्च पैड की तस्वीरें हम आपको यहाँ से सीधे दिखा रहे हैं। पूरी तरह से तैयारियां हैं। प्रोपेलेट फिलिंग जो है आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गई है। MMHY कंप्लीट हुआ है, यानी कि तैयारियां पूरी है। लास्ट मिनट चेक हो रहा है और कुछ ही देर बाद हम देखेंगे यहाँ से जो है PSLV C-57 अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। बिल्कुल, तो इंतजार है और उल्टी गिनती भी वहां पर हम देख रहे हैं क्लॉक में शुरू हो चुकी है और लगातार हर अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। गौरव साहब, एक चीज समझनी होगी कि जैसे हमने मिशन चंद्रयान में देखा कि एक लंबा इंतजार करना पड़ा, उसकी सक्सेस और फेलियर हमें 23 तारीख को पता चली। तो ऐसे ही अब जब आदित्य L1 लॉन्च होगा तो इंतजार करना होगा, या जब ये पृथ्वी की कक्षा में पहुंच जाएगा तब से हम मान के चलें कि हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया है?
जब तक ये L1 पॉइंट तक नहीं पहुंचता है तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मिशन सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी हो, और ये चंद्रयान हो या मंगलयान हो, उनमें कि सिंगल पॉइंट फेलियर कहा जाता है। यानी अगर आपका घर है और उसमें हर कमरे के लिए अलग फ्यूज है और एक फ्यूज अलग है जो बड़ा फ्यूज है, एक कमरे का अगर फेल हो जाए तो हम ये नहीं कहेंगे कि सारे घर में बिजली बंद हो जाएगी। लेकिन अगर पूरे घर का जो फ्यूज है वो उड़ जाए तो फिर वो सिंगल पॉइंट फेलियर कहलाएगा कि इस पॉइंट के ऊपर अगर गड़बड़ हो गई तो साइंस में और टेक्नोलॉजिकल मिशन में सिंगल पॉइंट फेलियर की बहुत अहमियत होती है। ये नंबर इनका सबसे ज्यादा तब होता है जब वो खड़ा हुआ है, हमारा रॉकेट, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं वैसे सिंगल पॉइंट फेलियर कम होते चले जाते हैं। तो जब तक ये वहां नहीं पहुंच जाता और जो दरवाजे हैं खुल नहीं जाते, पैनल जो है सोलर पैनल जो लगी हुई है वो खुल नहीं जाती, वो ऑपरेट करना शुरू नहीं कर दे, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हो गया है ये। वहां से इसको हर रोज लगभग 1500-1400 कुछ फोटोग्राफ्स भेजनी है जी, और उनको डाउनलोड होना है, उनको एनालाइज होना है, और उनको एनालाइज हो करके फिर और लोगों को स्टडी करना है। तो ये पूरा ऑपरेशन जो है जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, मतलब जनवरी 2024 तक जी, जनवरी 2024 तक। और इसका एक बड़ा हिस्सा अभी जमीन के चारों तरफ जब हम एडजस्ट करते रहेंगे, एक एक करके ऑर्बिट बढ़ाते चले जाएंगे, फिर वो ट्रांजिट ऑर्बिट में चला जाएगा। तब तक हमें अपनी उंगलियों को प्रोफेसर यादव, लेकिन एक चीज और पड़ेगी। जो हमने शुरुआत में भी पूछा था, हम सूर्य की स्टडी कर रहे होंगे, सूर्य का विश्लेषण कर रहे होंगे, इसका असर धरती के लिहाज से क्या होगा, इंसानियत के लिहाज से क्या होगा, हमारे और आपके लिहाज से क्या होगा? देखिए, इससे पहले हमने आपको बताया था सूरज का सामान्य व्यवहार, चार बताया था, बिल्कुल। लेकिन सूरज का कभी कभी व्यवहार सामान्य नहीं होता, बहुत ही इरप्टिव व्यवहार होता है, इतना एक्सप्लोसिव व्यवहार होता है कि वो सोचने से परे। जैसे एक होता है कोरोनल मास इजेक्शन, उसमें इतना ज्यादा चार्ज पार्टिकल का इजेक्शंस होता है, इतने ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का उत्सर्जन होता है कि अगर वो हमारे अर्थ के ऊपर आ जाए, अर्थ सरफेस माने स्पेस इन्वायरमेंट में अर्थ के ऊपर आ जाए, तो बहुत सारे डैमेज कहां होगा? सैटेलाइट को डैमेज कर सकता है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम को डैमेज कर सकता है, पावर ग्रिड को डैमेज कर सकता है। इसका बहुत ज्यादा हार्मफुल प्रभाव धरती के ऊपर पड़ने वाला है। और हम लोग तो जानते हैं कि सैटेलाइट का जो पोजीशंस होता है स्पेस में, जो हमारे जितने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, उसमें परटर्बेशन नाम की एक घटना घटती है। सैटेलाइट परटर्ब हो जाता है। परटर्ब का मतलब यह हुआ कि उसका पोजीशन और डायरेक्शन चेंज हो जाता है। वो कैसे होता है? उसके बहुत सारे रीजन्स हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा रीजन है, उसमें एक रीजन है सोलर रेडिएशन प्रेशर। तो ये जो CME वगैरह का जो इफेक्ट, मतलब जो ये कोरोनल मास इजेक्शन जो होगा, वो हमारे सैटेलाइट्स के ऊपर, कम्युनिकेशन सिस्टम्स के ऊपर, पावर ग्रिड के ऊपर और बहुत सारी जो हमारे यहाँ डे टू डे एक्टिविटीज हैं प्रभावित कर सकते। मतलब जैसे मेरा फोन सुचारू रूप से चलता है, हाँ, हमारा टीवी नेट, सुचारू रूप से GPS, चलता है, जी, कम्युनिकेशन सिस्टम्स खास करके। यानी अगर एक आम भाषा में समझने की कोशिश करूं रज़ा साहब और आयत साहब से, दोनों से, कि हम ये स्टडी कर रहे हैं ताकि जो सूर्य पर होने वाली जो घटनाएं होती हैं जिसका धरती के कम्युनिकेशन सिस्टम में असर डाल सकती हैं भविष्य में, जी, अनप्रिडिक्टेबल, तो भविष्य में नहीं, आज भी डाल सकती है, मतलब तो उनको भविष्य में ऐसे रोक सकें या उसके ऊपर कुछ काम कर सकें, उसके लिए स्टडी कर रहे हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप, अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप, ताकि करेक्टिव मेजर्स वी शुड टेक इन एडवांस। हम इन्फॉर्म कर सकते हैं कि लुक, दिस काइंड ऑफ फेनोमेना इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन सच एंड सच डेट, सो प्लीज टेक द प्रिकॉशनरी मेजर। गौर सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आज आप ब्रेक में पूछ रही थी कि
कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं आपके जानकार, वो कह रहे हैं कि हमें क्या फर्क पड़ रहा है इससे। तो कोई भी कंप्यूटर आज की डेट में या सेल फोन आज की डेट में ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हम कि बिना इंटरनेट के हम इसका इस्तेमाल करेंगे। वो आधा इस्तेमाल हो जाएगा, वो डब्बा हो जाएगा आज तो। इंटरनेट को हम बिना सैटेलाइट के नहीं सोच सकते। सैटेलाइट यानी कम्युनिकेशन सिस्टम, पावर ग्रिड्स के बिना नहीं सोच सकते। तो इनके ऊपर अगर असर पड़ने वाला है, जो उथल पुथल और बवंडर आते रहते हैं सूर्य के अंदर, उनका असर पड़ता है, पड़ सकता है। सोलर स्टॉर्म जिन्हें हम कहते हैं कि हो सकता है कि आपके कई बार इस तरह की बीच-बीच में खबरें आती हैं कि सूरज पर तूफान आने वाला है, हो सकता है आपके नेट पे कुछ दिक्कत आ जाए। इम्पैक्ट हो चुका है एक बार, पावर ग्रिड पूरी की पूरी शटडाउन हो गई थी यूएस की। बड़ी पावर ग्रिड्स के ऊपर और ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो उसके अर्ली वार्निंग सिस्टम जिसकी बात कर रहे हैं, उनके लिए भी हमें नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी पड़ सकती हैं। लेकिन हमें ये तो मालूम होना चाहिए ना कि हम अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। तो पहला वो और फिर करेक्टिव मेजर्स। अभी भी शटडाउन किया जा सकता है और उससे बचाया जा सकता है, जो किया भी गया है कई बार। गौर सर माफ कीजिए, इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं इसरो हेडक्वार्टर से, और देखिए वो जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे थे, वो तस्वीरें आने वाले भारत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि देश की जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो पहुंच रहे हैं पिनाज इसरो मुख्यालय में आज की इस ऐतिहासिक घटना का गवाह बनने के लिए और आने वाले वक्त में विज्ञान के क्षेत्र में खुद भी कंट्रीब्यूट करने। अनुराग, सबसे अच्छी चीज, क्योंकि मुझे न्यूज नेशन की तरफ से 2 बार ये मौका मिला कि मैं श्रीहरिकोटा इस लॉन्च का जब हो रही थी तब मैं हिस्सा बनूं, यासर भी साथ मौजूद थे। तो वहां पर जिस तरह से हम बच्चों को देखते हैं कि बच्चे बड़ी तादाद में आते हैं, पेरेंट्स लेके आते हैं, कुछ बच्चे तो जो सिटिंग गैलरी होती है वहां पर बैठते हैं जिनको अनुमति है। फिर इसरो कैंपस में एक झील सी है, उसके पास से भी आप ये लॉन्चिंग दूर से देख सकते हैं। तो वहां पर किसी को कोई पास की जरूरत नहीं है, आप जाइए और आप देख सकते हैं। तो वहां पर बड़ी तादाद में, मतलब 500-600 लोग वहां पर भी पहुंचते हैं। तो जो एक्साइटमेंट और जो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी देखी है पिछले कुछ दिनों में, वो वाकई में एक उम्मीद जगाती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च में, स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारा भविष्य जो है काफी उज्जवल है। यासर भी लगातार जुड़े हुए हैं। यासर, वहां पर लोगों में, वैज्ञानिकों में उत्साह होता है, पत्रकार भी अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो आम आदमी और जो बच्चे वहां पहुंचते हैं, उसका उत्साह कहीं ना कहीं मिशन की जो सक्सेस हुई है चंद्रयान की, और पिछले जो मिशन सक्सेसफुल रहे हैं, उसको भी आप उसका एक तरह से कहें कि कंट्रीब्यूशन मानेंगे। की बात करें, आप भी यहाँ पे आए थे, सारे स्कूली बच्चे यहाँ पर पहुंचे थे और की लॉन्चिंग हो रही थी चंद्रयान की। यहाँ पर यासर, आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। प्रोफेसर यादव, यही सवाल मैं आपके पास भी लेकर आती हूँ कि अब जो हमने एक उत्साह देखा, एक सेलिब्रेशन देखा है, ऐसा नहीं है कि पहले साइंटिस्ट काम नहीं कर रहे थे, दिन रात काम कर रहे थे, और यही वजह है कि आज हमारे हाथों में मोबाइल है, इंटरनेट है। ये एक दिन में या पिछले 10 साल में तो नहीं बन गया, कई दशकों का सफर है। लेकिन अब जिस तरह से हम अपने वैज्ञानिकों को, द हिडन हीरोज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, या रियल हीरोज अगर मैं सही तरह से टर्म यूज करूं, जो अब तक हिडन थे, तो वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगाता है कि बच्चे अब डॉक्टर, इंजीनियर, हीरो के अलावा भी ये बनने के लिए आगे बढ़ेंगे। मैडम, ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। यही बच्चे, इनमें जो साइंटिफिक टेम्परामेंट का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, ये हमारे लिए तारीफ का विषय है बेसिकली। और यही देख करके हमको खुशी होती है। आप लोग जो वो हवन वगैरह दिखाते हैं, मैं उसको बिल्कुल नकारता हूँ। आई डोंट लाइक। नहीं, लेकिन देखिए, इसरो के वैज्ञानिक भी पहले जाते हैं मंदिर प्रोटोटाइप लेकर। गलत बात। तो हिंदुस्तान की खूबसूरती भी यही है ना सर, हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है सर कि आस्था और विज्ञान साथ साथ चलते हैं। सम्मान करते हैं, अंधविश्वास को खारिज, देखिए ना, मतलब आस्था का सम्मान करते हैं, अंधविश्वास को खारिज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आस्था को पर्सनल लाइफ में तक रखा जाए तो कहीं ज्यादा बेहतर है बनिस्बत पब्लिक लाइफ के। जब आप इसरो का एक मॉडल भेजते हैं कहीं किसी मंदिर के अंदर, तो आप ये कहते हैं कि अगर कोई दूसरा आएगा तो वैष्णो देवी भेजेगा, तीसरा आएगा तो वेटिकन भेजेगा, चौथा आएगा तो कहीं बुद्ध की वृक्ष के नीचे भेजेगा। ये क्या होगा इससे? ये देश के लिए भी बहुत बुरा होगा। या ये आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम तो उसी को ही इसरो का चीफ बनाएंगे जो ठीक है सर, ये लंबी बहस हो जाएगी और थोड़ा विषयांतर अब हो जाएंगे।
मुझे ऐसा लगता है कि कुछ देर बचना चाहिए, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त हम लगातार दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इसरो श्रीहरिकोटा सेंटर से जो आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, अब से कुछ ही मिनटों के बाद श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 यान को लॉन्च किया जाएगा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और 29 मिनट 43 सेकंड, अब जैसे मैं बोल रही हूँ सेकंड्स कम होते जा रहे हैं, तो ये जो है वो वक्त जो है बचा हुआ है और उसके बाद ये मिशन जो है वो लॉन्च हो जाएगा। बस अब से कुछ ही देर बाद आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी और फिर सूरज के कुछ ऐसे राज से 9 पेलोड्स जो हैं वो लगे हुए हैं इसके ऊपर, आदित्य L1 के ऊपर। तो 9 जो अलग अलग पेलोड्स हैं, यानी कि अगर आम भाषा में कहें कि जो सेंसर्स हैं वो बताएंगे, अलग अलग काम करेंगे, तो वो जानकारियां भेजेंगे जनवरी 2024 तक, जिससे यकीनन आपकी हमारी जिंदगी में और बेहतरी आएगी। यकीनन इसरो के मिशन चंद्रयान 3 की तरह शानदार सफलता हासिल कर आदित्य L1 भारत के साथ पूरी दुनिया के सपने को साकार करेगा। स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम चंद्रयान 3 से साउथ पोल पर कदम रखने के साथ चंद्रमा के राज जानने में जुटा भारत सूरज के रहस्यों पर से पर्दा उठाने के लिए तैयार है। सूर्य के सीक्रेट्स पता लगाने के लिए इसरो का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चांद छूने के बाद इसरो के अंतरिक्ष में सबसे ऊंची उड़ान है। भारत के सूर्य मिशन आदित्य L1 का काउंटडाउन शुरू। सूरज के रहस्यों से पर्दा उठाएगा इसरो का आदित्य L1। इसरो का लक्ष्य है सूर्य मिशन आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष ऑब्जर्वेटरी बनेगा। आदित्य L1 से सूर्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा बारीक जानकारी जुटाई जाएगी। सोलर अर्थ सिस्टम में 5 लॉन्चरेस पॉइंट है। लॉन्चरेस पॉइंट L1 वही जगह है जहां आदित्य L1 जा रहा है। इसरो सफल लैंडिंग के बाद आदित्य L1 अंतरिक्षयान को सूरज और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के लॉन्चरेस पॉइंट 1 L1 के चारों ओर हेलो कक्षा में रखेगा। लॉन्चरेस पॉइंट पर जब 2 पिंडों वाली गुरुत्वाकर्षण प्रणाली में एक छोटी वस्तु को रखा जाता है तो वो स्थिर रहती है। सूर्य और पृथ्वी जैसे 2 पिंड ऑप्टिम पॉइंट्स पर कम ईंधन के साथ बने रह सकते हैं। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को पहले पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में रखा जाएगा, फिर कक्षा को अधिक दीर्घाकार वृत्ताकार बनाकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर की तरफ भेजा जाएगा। लॉन्चरेस पॉइंट 1 तक का सफर पूरा करने में आदित्य L1 को लगभग 4 महीने लगेंगे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के बाद आदित्य L1 का क्रूज स्टेज शुरू होगा। आदित्य L1 की दूरी धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर होगी। आदित्य L1 पर ऑन बोर्ड कुल 7 पेलोड हैं, जिनमें 4 रिमोट सेंसिंग और 3 इनसेट पेलोड्स हैं। आदित्य L1 के जरिए इसरो सूरज के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहरी लेयर कोरोना की अलग अलग कलर बैंड में 5 साल तक बारीकी से स्टडी करेगा। आदित्य L1 में लगे हाईटेक उपकरणों को खासतौर पर क्रोमोस्फीयर और कोरोना सौर वातावरण का निरीक्षण करने के लिए ट्यून किया गया है। मिशन की सबसे खास बात यह है कि इसमें लगे रिमोट सेंसिंग पेलोड्स और इनसुट पेलोड्स जैसे 7 में से 6 उपकरणों को देश में ही विकसित किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने आदित्य L1 में लगे स्वदेशी उपकरणों में सबसे ज्यादा विजुअल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ को बनाया है। इस उपकरण को बनाने में 9 साल लगे हैं, जिसमें 40 ऑप्टिकल एलिमेंट्स लगाए गए हैं। विजुअल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ के जरिए सूरज के कोरोना इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी होगी। इसरो के सबसे किफायती सूर्य मिशन की पूरी दुनिया अभी से गुणगान कर रही है। आदित्य L1 मिशन का बजट मिशन चंद्रयान से भी कम है। आदित्य L1 की लागत करीब 400 करोड़ रुपए है। आदित्य L1 सूरज के रहस्यों से जब पर्दा उठाएगा तब भारत की सफलताओं के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक नजर आएगी। आदित्य L1 मिशन का मकसद सूर्य के ऊपरी वायुमंडल के गतिकी का अध्ययन करना है। क्रोमोस्फीयर और कोरोना की हीटिंग, सौर कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र को मापना शामिल है। कोरोना और इसकी हीटिंग तंत्र के साथ सौर विस्फोट घटनाओं का निदान खोजना है। भारत से पहले अमेरिका, जापान, चीन और यूरोप की स्पेस एजेंसियां सूर्य की स्टडी करने में जुटी हैं। अमेरिका के नासा ने साल 2018 में पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया था, तो चीन ने सूर्य के अध्ययन के लिए कुआफू 1 यानी ASOS सैटेलाइट लॉन्च किया था। हालांकि भारत का आदित्य L1 चीन और अमेरिका समेत सभी मिशन से अलग है। चंद्रयान 3 की शानदार सफलता के बाद भारत के साथ पूरी दुनिया को
उस दिन का इंतजार है जब आदित्य L1 सूरज से आंख मिलाकर रहस्यों से पर्दा उठाएगा। टीम न्यूज नेशन। तो बस सबसे कुछ ही देर बाद हिंदुस्तान